मेरा नाम विक्रम है। उस रात की बात मैं आज तक किसी से नहीं कह पाया हूँ और शायद कह भी नहीं पाऊँ, मगर ये शब्द मेरे अंदर सालों से जमा डर और बोझ को हल्का ना कर सके। बाइक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ जैसे अचानक बदल गया था। लोग कहते हैं कि हादसे इंसान को तोड़ देते हैं, पर उस हादसे ने मुझे अंदर से कुछ और ही बना दिया था। भाई की आंखों में उस दिन एक अजीब सा सूनापन था। वो बार बार मेरा नाम ले रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द उसके होठों पर आकर रुके जा रहे थे। घर के लोग घबराए हुए थे, डॉक्टर अलग अलग राय दे रहे थे और मैं चुप था, बहुत ज्यादा चुप, जैसे मेरे अंदर कोई खामोश फैसला जन्म ले चुका हो। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहां दीवारें चीखों को निगल जाती हैं और सच बाहर नहीं आता। उसने मेरा हाथ पकड़ा था, आखिरी बार बहुत कसकर, जैसे उसे अंदाजा हो कि मैं उसे कहीं दूर छोड़ने वाला हूँ। वो मुझे भाई कहकर पुकारता रहा और मैं हर बार अपनी नजरें चुरा लेता। फिर एक सुबह फोन आया, आवाज ठंडी थी और शब्द उससे भी ज्यादा ठंडे। मैं वहां पहुंचा जहां कभी उसे छोड़ा था। कमरा वैसा ही था, बस हवा में अब एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई कहानी अधूरी छोड़ दी गई हो। उसका सामान समेटते वक्त मेरे हाथ एक पुराने तकिए के नीचे पहुंचे, जहां कुछ छिपा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखा हो। मेरी उंगलियां कांप रही थी, दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक चेक बुक थी और कुछ कागज थे, जिन पर सूखे हुए खून के निशान जैसे किसी आखिरी कोशिश की गवाही दे रहे हों। मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन हर शब्द के साथ मेरी रूह में ठंड उतरती चली गई। जो मैं जानता था, शायद वो पूरा सच नहीं था, और जो सच सामने था वो भी पूरी तरह खुला भी नहीं था। कागज के आखिरी हिस्से पर पहुंचा तो मेरी आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने अचानक अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी हो। पर वो रोशनी राहत की नहीं थी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने खेल जितना आसान समझा था उतना था नहीं, और असली बात तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि उस कागज में लिखा हुआ नाम मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था, और उस नाम के साथ एक ऐसी सच्चाई जुड़ी हुई थी जो मेरी पूरी दुनिया को हिला सकती थी। मैं उस सुबह शीशे के सामने खड़ा हुआ अपनी टाई ठीक कर रहा था, लेकिन सच कहूं तो मैं सिर्फ टाई नहीं ठीक कर रहा था, मैं अपने चेहरे पर फैली घबराहट को भी संभालने की कोशिश कर रहा था। आज ऑफिस में वो मीटिंग होने वाली थी, जिसका फैसला शायद सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं, बल्कि मेरी पूरी काबिलियत का होने वाला था। पापा ने साफ कहा था कि आज वो हम दोनों भाइयों में से किसी एक का प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे और वही आगे कंपनी का हेड बनेगा। मैंने उस प्रोजेक्ट पर सिर्फ मेहनत ही नहीं की थी, मैंने अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी शांति सब दांव पर लगा दी थी। पूरे एक महीने तक दिन और रात मैंने अपने लिए एक जैसे एक कर दिए थे। फाइलें मेरे बिस्तर तक आ गई थी और सपनों में भी। मैं फिगर्स और प्लानिंग देखता रहता। मुझे यकीन था कि इस बार पापा इंसाफ करेंगे। इस बार वो सिर्फ प्रभाकर के पापा नहीं, बल्कि मेरे भी पापा बनकर फैसला करेंगे। मैं कमरे से बाहर आया तो ड्राइंग रूम में पापा और प्रभाकर आमने सामने बैठे किसी सीरियस डिस्कशन में डूबे हुए थे, जैसे कोई राज पहले से ही तय किया जा चुका हो। मुझे देखते ही पापा ने अचानक प्रभाकर को खामोश करवा दिया। उस एक पल ने मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा भर दिया, जैसे मेरी मौजूदगी वहां अनचाही हो। प्रभाकर, जो अभी कुछ साल पहले ही फॉरेन से पढ़ाई करके लौटा था, सादे से अंदाज में बोला कि क्यों ना भाई से भी इस बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ताकि मीटिंग में कोई परेशानी न हो। उसके लहजे में मासूमियत थी या बनावट, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन पापा की आंखें अचानक सख्त हो गईं। उन्होंने उसे तीखी नजर से देखा और कहा कि बस चुप हो जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और फिर मेरी तरफ मुड़कर ठंडे लहजे में बोले, विक्रम, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। उनके शब्द तो आम थे, पर उनके पीछे कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल में एक अनजाना सा डर भर दिया, जैसे कोई फैसला पहले ही लिखा जा चुका हो और मुझे बस उसे सुनने के लिए बुलाया जा रहा हो। बचपन की कई तस्वीरें अचानक दिमाग में घूम गईं। जब प्रभाकर पैदा हुआ था तो उसकी हालत बेहद नाजुक थी। 24 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा था। पापा हर रात अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते रहते थे। शायद उसी दिन से उनका दिल पूरी तरह उसी के नाम हो गया था। माँ भी उसके लिए प्रार्थनाओं का साया बनकर खड़ी रहती थी, और मैं धीरे धीरे इस घर में एक साइड किरदार बनता चला गया, जिसे ज़रूरत पड़ने पर बुला लिया जाए और बाकी समय अनदेखा कर दिया जाए। हम तीनों ऑफिस के लिए निकल पड़े। कार की ड्राइविंग सीट पर मैं था।
पर मेरा दिमाग कहीं और ही भाग रहा था। सिग्नल बदलते रहे, सड़कें कटती रहीं, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या पापा आज भी मेरे साथ वही करेंगे जो वो हमेशा करते आए हैं? क्या मेरी महीनों की मेहनत एक बार फिर से किसी और की मुस्कान के नीचे दब जाएगी? दिल अजीब सा भारी हो गया था, जैसे कोई अनहोनी मेरे ठीक सामने खड़ी हुई हो और मैं उसे पहचान तो रहा हूँ, पर मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे लग रहा था कि आज की मीटिंग सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं होगी, बल्कि ये तय करेगी कि इस घर और इस कंपनी में मेरी हैसियत आखिर है क्या। और शायद मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि खेल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, यहाँ कुछ और भी दांव पर लगा है, जिसे मैं अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रहा हूँ। हम ऑफिस पहुंचे तो बाहर की चमक दमक हमेशा की तरह वैसे ही थी, लेकिन आज मुझे हर चीज थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे दीवारें भी कोई फैसला जानती हों और बस मेरे मुंह से उसका नाम सुनने का इंतजार कर रही हों। जैसे ही मैंने ऑफिस की लॉबी में कदम रखा, प्रभाकर ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में अजीब सी गर्माहट थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर नरमी फैली हुई थी। वो धीमे लहजे में बोला कि परेशान मत हो, मैंने पापा को तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ समझाया है। इस बार तुम्हें ही प्रोजेक्ट मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। हैरानी और उम्मीद दोनों एक साथ दिल में उठे, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछ पाता, वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे उसने अपना किरदार निभा दिया हो और अब असली मंजर शुरू होने वाला हो। कुछ ही देर के बाद मीटिंग रूम का दरवाजा बंद हुआ और अंदर का माहौल अचानक सीरियस हो गया। लंबी टेबल के चारों ओर कंपनी के सीनियर लोग बैठे हुए थे। सबकी निगाहें पापा पर थी और पापा की निगाहें हम दोनों भाइयों पर। सबसे पहले प्रभाकर की बारी आई। उसने जो प्रोजेक्ट पेश किया वो सच कहूँ तो बहुत ही सिंपल सा था, एक छोटा सा आइडिया जिसे मैंने पहले भी कई बार सुना था। उसमें ना कोई बड़ा रिस्क था, ना कोई खास विजन, फिर भी पापा उसे ऐसे सुन रहे थे जैसे किसी अनमोल खोज को परखा जा रहा हो। वो बीच बीच में सर हिलाते, नोट्स लेते और प्रभाकर की हर बात को गौर से समझते। फिर मेरी बारी आई। मैंने फाइल खोली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना शुरू किया। उस एक महीने की हर रात, हर जागी हुई सुबह, हर बलिदान जैसे मेरी आवाज में उतर आया था। मैंने मार्केट की पूरी रिसर्च रखी, पॉसिबिलिटीज समझाई, रिस्क एनालिसिस बताया और फ्यूचर की ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट उनके सामने रख दिया। जो भी सवाल पूछा गया, मैंने बिना घबराहट के उसका जवाब दिया, क्योंकि जब इंसान ने सच में मेहनत की हो तो उसे महफिल से डर नहीं लगता, उसे बस मौका चाहिए खुद को साबित करने का। प्रेजेंटेशन खत्म करके मैं एक तरफ बैठ गया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पापा पर टिक गईं, जैसे फैसला अब बस उनके होठों पर आकर ठहर गया हो। मुझे अंदर से पूरा यकीन था कि इस बार इंसाफ होगा, इस बार मेहनत की जीत होगी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि पापा के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ लम्हों बाद उन्होंने धीरे से सर उठाया और प्रभाकर की तरफ देखते हुए बोले कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मामूली जरूर है, मगर आने वाले वक्त के लिए ये बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। तुमने जो बुनियाद रखी है, अगर हम उस पर काम करें तो फ्यूचर में हमें बड़ा फायदा हो सकता है। तभी मेरे सीने में जैसे कुछ धंस गया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रही बात विक्रम के प्रोजेक्ट की, तो यह हर तरीके से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिलहाल हम इसे वेटिंग पर रखते हैं और प्रभाकर के प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, ताकि कंपनी को सही डायरेक्शन मिल सके। उस पल मुझे सचमुच लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर से सारा खून निकाल लिया हो। मैं कुर्सी पर बैठा था, लेकिन शरीर सुन्न हो चुका था। कमरे में बैठे लोग भी एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सबको अंदाजा था कि फैसला क्या होना चाहिए था। मैंने प्रभाकर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। शायद वो सच में उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा, ये शायद वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। मैं समझ ही नहीं पाया। पापा अब अपनी बात को ओपिनियन से समझाने लगे, लेकिन मेरे कानों में कुछ नहीं पड़ रहा था। शब्द जैसे दूर कहीं धुंधले पड़ गए थे। मैं अचानक कुर्सी से उठा, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। पूरा महीना मैंने खुद को उस प्रोजेक्ट में झोंक दिया था। मैंने दोस्तों से दूरी बना ली थी, खाना समय पर खाना छोड़ दिया था, नींद को अपना दुश्मन बना लिया था, और आज मुझे ये सुनने को मिला कि मेरा आइडिया वेटिंग में रहेगा, और जिस आइडिया में न गहराई थी न मेहनत, उसे कंपनी का बेहतर फ्यूचर डिक्लेयर्ड कर दिया गया। गुस्से में मैंने कार स्टार्ट की और बिना सोचे समझे सड़क पर दौड़ा दी। पता ही नहीं चला कब मैं अपने दोस्त के क्लब के बाहर पहुंच गया। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन अंदर का माहौल रात जैसा था। तेज लाइटें, हवा में घुली शराब की गंध और गाने की तेज धुन पर झूमते हुए लोग। हर तरफ हंसी थी, शोर था, बेफिक्री थी
और उस भीड़ के बीच मैं था, अंदर से टूटा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, और शायद कोई ऐसा फैसला लेने के लिए बिल्कुल करीब, जिसे उस वक्त मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि जब इंसान की मेहनत कुचली जाती है, तो वह सिर्फ दुखी नहीं होता, उसके अंदर कुछ और भी जन्म लेता है, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसे बदलने लगता है। मैं गुस्से में जाकर कुर्सी पर नहीं गिरा, बल्कि जैसे अपने अंदर भरे तूफान को पटक कर बैठ गया। मेरी आंखों में सचमुच खून उतर आया था, और ऐसा लग रहा था कि अगर उस समय किसी ने भी मुझे छू लिया तो शायद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। पापा ने आज जो किया वो सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, वो मेरे ऊपर सीधा वार था। हर बार प्रभाकर को आगे बढ़ाना और मुझे इस तरह किनारे कर देना मेरे अंदर सालों से जमा दर्द को फिर जगा देता था। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, ये बात मैं खुद को बार बार याद दिलाता रहा, क्योंकि शायद उन्हें कभी याद ही नहीं रहा। उनके सपने, उनके फैसले, उनका गर्व, सब कुछ हमेशा प्रभाकर के नाम ही क्यों हो जाता है? क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए पैदा हुआ था और तारीफें किसी और के हिस्से लिखी गई थी? बचपन से लेकर आज तक मैं बस ये साबित करता आया हूँ कि मैं काबिल हूँ, मगर हर बार मुझे ये एहसास दिला दिया जाता कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। आज ये सब मेरे अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा था। काउंटर पर खड़े लड़के ने जब मुझसे पूछा, सर क्या लेंगे आप, तो मैंने उसकी तरफ बिना देखे सर हिलाया और कहा, आज कुछ ऐसा बना दो जो दिमाग की आग बुझा सके। मेरी आवाज़ भारी थी, गुस्से से भरी हुई, जैसे हर शब्द दांत भींच कर निकाला जा रहा हो। गिलास मेरे सामने आया, मैंने उसे हाथ में लिया और एक ही सांस में आधा खाली कर दिया। लेकिन शराब मेरे मन की जलन को कम नहीं कर पा रही थी। मेरे सामने बार बार वही मंजर घूम रहा था। ऑफिस की लॉबी में प्रभाकर का मेरा हाथ पकड़ना, उसका नरम लहजा, उसका भरोसा दिलाना कि भाई परेशान मत हो, मैंने पापा को सब समझा दिया है, आपका ही प्रोजेक्ट फाइनल होगा। अब वही शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। अगर पापा ने पहले से फैसला कर लिया था, तो फिर प्रभाकर ने मुझे उम्मीद क्यों दी? अगर सब कुछ पहले से तय था, तो फिर मीटिंग में वो भाई से भी डिस्कस कर लेते हैं वाली बात क्यों कही गई? क्या ये सिर्फ एक दिखावा था? क्या ये दोनों पहले से ही मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे थे? मेरे दिमाग में हर बात एक दूसरे से जुड़ने लगी, जैसे कोई अधूरी पहेली अचानक समझ आने लगी हो। क्या प्रभाकर जानता था कि पापा उसका ही प्रोजेक्ट चुनेंगे, और उसने मुझे इसीलिए भरोसा दिलाया ताकि मैं पूरी ताकत से अपना प्लान सामने रख दूं और बाद में वही प्लान किसी और नाम से इस्तेमाल किया जा सके? या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ चल रहा था? क्या वो मुझे जानबूझकर भड़काना चाहता था ताकि मैं गुस्से से कोई गलती कर बैठूं और पापा के सामने हमेशा के लिए गलत साबित हो जाऊं? मैंने दूसरा गिलास भी खाली कर दिया, लेकिन अब शराब नहीं बल्कि शक मेरे खून में दौड़ रहा था। हर शब्द, हर नज़र, हर मुस्कान अब मुझे नकली लगने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, बल्कि मुझे धीरे धीरे खेल से बाहर किया जा रहा है? अगर ये सच है, तो फिर मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि जिस इंसान को बार बार किनारे किया जाता है, वो एक दिन किनारा नहीं रहता, वो लहर बन जाता है। मेरा दिमाग गुस्से की आग में इस तरह जल रहा था जैसे किसी ने पेट्रोल उंडेल कर चिंगारी फेंक दी हो। क्लब की तेज लाइटें धुंधली लग रही थी और गानों की आवाज मेरे कानों में शोर नहीं बल्कि ताने बनकर गूंज रही थी। काउंटर वाले लड़के ने चुपचाप मेरे सामने एक और शराब का गिलास रख दिया। शायद उसने मेरी आंखों में उतरता हुआ तूफान देख लिया था। मैंने गुस्से में गिलास उठाया और बिना एक पल रुके फिर से पूरी शराब एक ही घूंट में अपने हलक के नीचे उतार दी। वो जलन जैसे मेरे सीने को चीरती हुई नीचे गई, लेकिन अंदर की आग फिर भी शांत नहीं हुई, उल्टा और भड़क गई। मैंने खाली गिलास को इतनी ताकत से काउंटर पर पटका कि वो चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और आसपास खड़े लोग एक पल को सहम गए। क्लब की एक स्टाफ लड़की तेजी से मेरी तरफ बढ़ी, शायद हालात को संभालने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त ने उसे इशारे से रोक दिया। लगता है उसे खबर मिल चुकी थी कि मैं आया हूँ, इसलिए वो तुरंत मेरे पास आ गया। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीमे लहजे में पूछा, क्या बात है? दिन के वक्त तो तुम ऑफिस में होते हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो और इतने गुस्से में क्यों हो? उसका सवाल जैसे मेरे अंदर जमी सारी कड़वाहट को बाहर निकालने का दरवाजा बन गया। मैं दांत भींचकर बोला, मुझे प्रभाकर को जान से मार देना है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बचपन से लेकर आज तक उसने हर मोड़ पर मुझे हराया है। पापा ने उसे अपना फेवरेट बना दिया, अब मम्मी भी उसी को सर पर बिठाए रहती हैं। मैं क्या हूँ इस घर में? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता? क्या मुझे दर्द नहीं होता? मेरी आवाज़ इतनी ऊंची हो चुकी थी कि आसपास बैठे कुछ लोग हमें देखने लगे।
मेरा दोस्त एक पल को चुप रहा, फिर बोला, तू बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट कर रहा है? वो बीमार था, इसलिए तेरे माँ बाप उसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसमें गलत क्या है? मैं लगभग चिल्लाते हुए बोला, गलत ये है कि हर कामयाबी पर उसका नाम चिपका दिया जाता है। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, चाहे अपनी जान लगा दूं, मगर मुझे कभी अहमियत नहीं मिलती। अहमियत सिर्फ प्रभाकर को मिलती है। आज भी जब हम दोनों ने पापा के सामने अपना प्रोजेक्ट रखा और हर इंसान मेरे काम को सराह रहा था, तब भी पापा ने उसी को ऊपर रख दिया और मेरे प्रोजेक्ट को इंतजार में डाल दिया। क्या उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होता कि मैं भी उनके खून का हिस्सा हूँ? मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और शब्द बेकाबू होकर निकल रहे थे। मैंने फिर कहा कि मुझे उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देना है, ताकि हर जीत सिर्फ मेरी हो। माँ बाप का सारा प्यार सिर्फ मुझे मिले। वो भी कभी महसूस करें कि साइड कैरेक्टर होना क्या होता है। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और संजीदा आवाज में बोला, तू इस वक्त गुस्से में है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। प्रभाकर तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। तू अब ज्यादा दिमाग पर सवाल मत चढ़ा। ज्यादा सोचेगा तो खुद बीमार हो जाएगा। समझ रहा है ना? लेकिन उस वक्त मेरी समझ जैसे कहीं खो गई थी। मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या करने की ठान चुका हूँ। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात हथौड़े की तरह बज रही थी, मैं प्रभाकर को मार दूंगा और वो इसी लायक है। मेरा दोस्त काफी देर तक मुझे समझाता रहा, मगर उसकी एक बात भी मेरे दिमाग में नहीं उतर रही थी। शराब और गुस्सा मिलकर मेरे अंदर एक अजीब सा अंधेरा पैदा कर चुके थे। रात के करीब 10 बजे मैं अचानक उठा और बिना पीछे देखे क्लब से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर दर्जनों मिस कॉल चमक रही थी। मम्मी, पापा, प्रभाकर, मैनेजर और कई अनजान नंबर, जैसे सब मुझे तलाश रहे हों। एक पल के लिए दिल में हल्की सी बेचैनी उठी, मगर अगले ही पल मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया और पीछे की सीट पर फेंक दिया। मैंने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी अंधेरी सड़क पर दौड़ पड़ी। शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी और मेरे मन में जो फैसला आ चुका था, वो हर गुजरते मिनट के साथ और पक्का होता जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, बस इतना जानता था कि आज की रात बिल्कुल आम नहीं है और शायद मेरी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस पल दिल तो चाहता था कि गाड़ी मोड़ दूं और शहर से बहुत दूर निकल जाऊं, किसी ऐसी जगह जहां न ये घर हो, न ये मुकाबला हो, न किसी की उम्मीदें हों, न किसी की तुलना, बस सन्नाटा हो और मैं हूं। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर आज रात घर नहीं पहुंचा तो बात सिर्फ चिंता तक नहीं रुकेगी, पुलिस कंप्लेंट होगी, फोन पर फोन आएंगे और मैं किसी वजह तमाशे का हिस्सा बन जाऊंगा। और सच कहूं तो आज मुझ में किसी भी तरह की सफाई देने की ताकत नहीं बची थी। मैंने गाड़ी घर के पोर्च में रोकी, इंजन बंद किया, कुछ पल यूं ही स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा, जैसे खुद को समझा रहा हूं कि अंदर जाना ही होगा। फिर भारी कदमों से दरवाज़ा खोला और सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा साफ था, किसी से नज़र नहीं मिलानी है, सीधे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना है। लेकिन मैं अभी 2 सीढ़ियाँ ही चढ़ा था कि पापा की गूंजती हुई आवाज़ ने मुझे वहीं रोक दिया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अकल है या नहीं? दोपहर के 3 बजे से गायब हो, अब 10 बजे लौट रहे हो। मीटिंग के बीच से क्यों चले गए? तुम्हें ज़रा भी समझ नहीं है क्या? उनकी आवाज़ में गुस्सा था, मगर साथ में एक अजीब सा बैलेंस भी, जैसे वो खुद को समझा रहे हों कि बात ध्यान से रखनी है। उन्होंने आगे कहा, अगर मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट को इंतज़ार में रखा है, तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा तैयार है, हम उसे अगले फेस में बिना देर किए शुरू कर सकते हैं। इंसान को जज्बातों से नहीं, दिमाग से फैसले लेने चाहिए। जब हम एक प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और फिर हम सब मिलकर तुम्हारे प्रोजेक्ट को और बड़े लेवल पर लागू कर पाएंगे। वो लगातार बोलते जा रहे थे कि अभी जो आइडिया चुना गया है वो अधूरा ज़रूर है, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम उस पर मेहनत करें तो वो भी रंग ला सकता है। दोनों तरफ फायदा हमारा ही है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी निगाहें ठंडी और सख्त थी, जैसे अंदर जमा सारा दर्द अब आंखों के रास्ते बाहर आना चाहता हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी प्रभाकर की आवाज आई, भाई, पापा आपसे बात कर रहे हैं, उनकी बात सुनकर जाइए। क्या हो गया है आपको? तभी मैं पलटा। वो पापा के बराबर में खड़ा था, चेहरे पर चिंता, जैसे सच में उसे मेरी फिक्र हो। उस एक पल में मेरे मन में इतनी तीखी नफरत उठी कि सच कहूं तो दिल चाहा आगे बढ़कर उसका गला दबा दूं और हमेशा के लिए इस मुकाबले को खत्म कर दूं। लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ गुस्से की आग है, हकीकत में मैं ऐसा नहीं कर सकता।
मैंने उसे घूरते हुए कहा कि तुम छोटे हो, छोटे बनकर रहा करो, मेरे बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी उँगली अनजाने में पापा की तरफ उठ गई और शब्द बिना रुके निकल गए। अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है, तो मुझे पैदा क्यों किया था? प्रभाकर को ही पैदा कर लेते, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती। मेरी ज़रूरत ही क्या थी? मेरी आवाज़ काँप नहीं रही थी, वो तेज़ और साफ थी, जैसे सालों से दबे हुए सवाल आज बाहर आने का रास्ता पा गए हों। मैंने आगे कहा, आप हर बार मेरी मेहनत को रोक कर रखते हैं, जैसे मेरा फ्यूचर भी किसी वेटिंग की लिस्ट में डाल दिया हो। मेरी बात सुनकर पापा कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने धीमे मगर भारी लहजे में पूछा, तुम्हारे दिल में प्रभाकर के लिए इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? वो तुम्हारा भाई है, खून का रिश्ता है, कम से कम उसका तो ख्याल करो। उनकी ये बात मेरे लिए मरहम नहीं नमक थी। मैंने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर ये मेरा भाई है तो इसे भी मेरी तरह रखिए। जिस तरह आप मुझे हर बात में नज़रअंदाज करते हैं, उसी तरह इसे भी कीजिए, तब समझ आएगा बराबरी किसे कहते हैं। घर के हॉल में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। तीनों के बीच खड़े उस सन्नाटे में सिर्फ अनकहे इल्ज़ाम थे, अनसुने दर्द थे और एक ऐसा फासला था जो हर गुजरते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। और मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ प्रोजेक्ट की नहीं है, ये लड़ाई उस जगह की है जो मैं इस घर में कभी पा ही नहीं सका। मैंने सीधा पापा की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी अहमियत इस घर में 2 कौड़ी की है, तो प्रभाकर को भी वही अहमियत दीजिए। बराबरी करनी है तो सच में कीजिए, सिर्फ शब्दों में नहीं। पापा, आप हमेशा मुझ में और प्रभाकर में फ़र्क करते आए हैं और यही फ़र्क धीरे-धीरे मेरे दिल में इतना गहरा खालीपन छोड़ गया कि अब उसमें ना प्यार बचा है, ना अपनापन। मैंने कड़वे लहजे में आगे कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आप लोगों को कहीं नज़र भी नहीं आऊँगा, तब शायद आपको एहसास होगा कि जिसे आप नज़रअंदाज करते रहे, वो भी इसी घर की दीवारों में सांस लेता था। आपने प्रभाकर को इतना सर पर चढ़ा लिया है कि आपको मैं दिखाई ही नहीं देता, और जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, उस दिन भी शायद आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास प्रभाकर होगा, आपका फेवरेट बेटा। ये कहते हुए मेरी आवाज़ रोनेहार हो गई। मेरी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन मैंने खुद को गिरने नहीं दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे कमज़ोर देखें। मैंने मुश्किल से अपने होंठ भींचे और बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, जैसे बाहर की सारी आवाज़ों को अपने से काट देना चाहता हूँ। दिल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के सहारे नीचे फिसलता चला गया और फर्श पर बैठ गया। मेरी उम्र 26 साल थी। मैं बिजनेस संभालने वाला समझदार आदमी कहलाता था। लोग मुझे जिम्मेदार कहते थे, मगर उस वक्त मैं खुद को एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था, जिसे बार बार ये जताया गया हो कि वो कम है, अधूरा है और किसी और जितना कभी नहीं हो पाएगा। काफ़ी देर तक मैं यूं ही चुप बैठा रहा, फिर थक कर बिस्तर पर जाकर लेट गया। आंखें बंद भी की तो पापा के शब्द और प्रभाकर का चेहरा सामने घूमने लगा। अभी कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि खिड़की की तरफ हल्की सी आहट हुई, जैसे किसी ने धीरे से पर्दा हटाया हो। मैंने सर उठाकर देखा, प्रभाकर कमरे में दाखिल हो रहा था। उसकी ये पुरानी आदत थी, जब भी मैं नाराज़ होता, वो चुपचाप मेरे पास आ जाता, मुझे मनाने के लिए, मुझे समझाने के लिए। उसके चेहरे पर हमेशा सच्ची फिक्र दिखाई देती थी। उसका दिल बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो कमी मैंने उसकी वजह से महसूस की थी, जो जगह मुझे कभी नहीं मिली, जो प्यार हमेशा बँट गया, उसे मैं कैसे भूल जाऊँ? उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए उस खालीपन की याद थी, और शायद यही वजह थी कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था, चाहे वो कितनी भी बार मेरे कमरे में क्यों ना आ जाए। कमरे में दाखिल होते ही वो हमेशा की तरह दरवाजे के पास खड़ा हो गया। फिर कमर पर हाथ रखकर बोला, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हर बात को सर पर क्यों चढ़ा लेते हो? हर बार सबसे नाराज़ हो जाते हो? तुम्हारे अंदर इतनी बेचैनी क्यों भरी रहती है? तुम्हें सच में परेशानी क्या है? उसका ये लहजा मेरे ज़ख्म पर मरहम नहीं नमक छिड़क रहा था। मैं अचानक उठकर बैठ गया और उसे घूरते हुए बोला, क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरे कमरे में तमाशा देखने के लिए, या ये देखने के लिए कि आज मैं कितना टूटा हूँ? तुमने मुझे क्या कहा था, याद है? तुम्हारे शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तुमने कहा था कि पापा मेरा ही प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे। फिर वही पापा आखिरी पल पर बदल गए और हमेशा की तरह तुम्हें ऊपर रख दिया। इसका जवाब है तुम्हारे पास? मेरी आवाज़ ऊंची थी और शब्द बेकाबू। वो कुछ कदम आगे आया और बोला, कसम से भाई, पापा ने घर पर मुझसे यही कहा था कि हम आपका प्रोजेक्ट फाइनल करेंगे और मेरे वाले को इंतज़ार में रखेंगे। मुझे भी मीटिंग में वही उम्मीद थी।
लेकिन उन्होंने आखिरी पल में अपना फैसला बदल दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी आंखों में सच्चाई थी या मैं देखना नहीं चाहता था? मैं तय नहीं कर पा रहा था। वो आगे बोला, आप एक बात सोचिए, अगर अभी मेरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो 1 महीने के बाद आपके प्रोजेक्ट पर भी तो काम होगा। मेहनत तो दोनों पर बराबर ही लगेगी, कंपनी का फायदा भी हमारा ही होगा। फिर आप इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? उसकी ये बातें मेरे अंदर आग लगा रही थी और मैं बिस्तर से उतरकर उसके बिल्कुल सामने आ गया और दांत भींचकर बोला, मेरे सामने खड़े होकर उनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद को मासूम मत दिखाओ, मुझे सब पता है। तुम्हारे दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे। आज भी तुम जीत गए और मैं फिर से हार गया। मैंने उंगली उसकी तरफ उठाई और कहा, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम और पापा दोनों दोगले हो, सामने कुछ और पीछे कुछ और बिल्कुल मतलबी हो। मेरे शब्द जहर की तरह निकल रहे थे। वो एक पल को चुप हुआ, फिर धीमे लहजे में बोला, ये सब आपके दिमाग का फितूर है। कामयाबी मुझे मिले या आपको, बात तो एक ही है। हम एक ही खून है, हम भाई हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। हमारी जीत भला अलग कैसे हो सकती है? उसने आखिरी बार कहा, आपको क्या हो गया है भाई? लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरे अंदर सालों की तुलना, सालों की अनदेखी, सालों की जलन एक साथ सर उठा चुकी थी। और जब इंसान के अंदर जमा हुई नफरत बोलने लगती है तो सामने खड़ी सच्चाई भी झूठ लगने लगती है। शराब का नशा अब मेरे दिमाग पर पूरी तरह चढ़ चुका था। सोचने समझने की ताकत जैसे किसी ने छीन ली हो। गुस्सा मेरी रगों में आग की तरह दौड़ रहा था। मैं अचानक प्रभाकर की तरफ बढ़ा। उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि वो दर्द से चीख उठा। मैंने बिना कुछ सोचे उसे खींचकर दरवाजे की तरफ घसीटा और पूरे जोर से बाहर धकेल दिया। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मैं उसे घूरते हुए बोला, अगर आगे से तुमने मेरे कमरे में कदम रखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। मैंने दरवाजा उसके चेहरे के सामने इतनी जोर से बंद किया कि आवाज पूरे घर में गूंज गई। उस आवाज में मेरा गुस्सा, मेरी जलन, मेरी सालों की भड़ास, सब कुछ शामिल था। मैं वापस बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। सर भारी था, दिल और ज्यादा भारी। कब करवट बदलते बदलते नींद ने मुझे घेर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह करीब 9 बजे जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से मेरी आंख खुली। कुछ पल मैं छत को घूरता रहा, जैसे जिंदगी का मतलब वहीं लिखा हो। तभी मम्मी की आवाज आई, दरवाजा खोलो विक्रम। मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजा खोलने गया। जैसे ही कुंडी हटाई, दरवाजा खुलते ही एक तेज थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। उसकी गर्मी ने मुझे 2 कदम पीछे धकेल दिया। कानों में सनसनाहट भर गई। मम्मी की आंखों में गुस्सा था और आवाज में दर्द। वो बोली, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अपने ही भाई से नफरत कर रहे हो? क्या यही सिखाया है हमने तुम्हें? 26 साल के हो चुके हो, खुद को समझदार कहते हो और हरकतें देखो तो छोटे बच्चे जैसी। पूरी रात तुम्हारे पापा परेशान बैठे रहे, प्रभाकर ने एक पल आंख नहीं बंद की, और तुम हो कि घर में जहर घोल रहे हो। उनकी बातों ने मेरे अंदर दबा लावा फिर से जगा दिया। मैं लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये सवाल मुझसे मत पूछिए, अपने पति से पूछिए। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? मैंने कब उनकी इज्जत नहीं की, कब उनकी बात नहीं मानी, कब उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश नहीं की? फिर भी हर बार मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूँ? मेरी आवाज कांप रही थी, मगर शब्द रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा, अगर मुझे प्यार देना ही नहीं था तो मुझे इस दुनिया में क्यों लाए? मैं हर दिन उनकी नज़र में खुद को साबित करने की कोशिश करता हूँ, मगर हर बार फर्क होता है। हर बार प्रभाकर आगे खड़ा होता है और मैं पीछे छूट जाता हूँ। मम्मी ने सख्त लहजे में कहा, शर्म आती है मुझे तुम्हारी सोच पर। मैंने तुम्हें ऐसी परवरिश नहीं दी। बड़े भाई तुम हो, तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। प्रभाकर से जितना प्यार है उतना ही तुमसे भी है, मगर तुम अपने मन में ही दीवार खड़ी कर चुके हो। तुम्हारी कितनी गलतियों पर पर्दा डाला गया है, तुम्हें अंदाजा भी है। प्रभाकर ने कितनी बार तुम्हारी गलती अपने सर ले ली है ताकि तुम्हें डांट न पड़े। फिर उन्होंने उंगली उठाकर कहा कि खबरदार, जो तुमने मेरे पति को जरा भी टेंशन दी, मेरे पास उनके सिवा कुछ नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये कहकर वो चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने मेरे सीने में खालीपन भर दिया हो। मतलब साफ था, अगर पापा या प्रभाकर को कुछ हुआ तो दुनिया हिल जाएगी, लेकिन अगर मैं टूट जाऊं तो शायद कोई आवाज भी नहीं उठेगी। मैं धीरे से बिस्तर पर बैठ गया। आंखों में फिर वही जलन, वही खून उतर आया, और उस पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर प्रभाकर के लिए जो चिढ़ थी वो अब आम जलन नहीं रही थी,
वो धीरे धीरे नफरत में बदल रही थी। ऐसी नफरत जो इंसान को अंदर से खा जाती है और एक दिन उसे कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जिसका रास्ता वापस नहीं होता। कहते हैं जलन और नफरत इंसान से वो करवा देती है जिसका उसने कभी ख्वाब में भी ख्याल नहीं किया होता। और उस सुबह मैं उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से लौटना आसान था, मगर मैंने लौटने के बजाय अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने अचानक मोबाइल उठाया, उंगलियां हल्की सी कांप रही थी, पर इरादा सख्त था। मैंने अपने दोस्त सुनील को फोन मिलाया। शहर में उसका नाम सीधा नहीं लिया जाता था, लोग इशारों में बात करते थे। वो पैसों के बदले कुछ भी कर सकता था। पहली ही बैल पर उसने कॉल उठा ली। मैं हेलो भी नहीं कह पाया था कि उसकी हंसी मिली। लापरवाह आवाज कानों से टकराई। क्या हुआ विक्रम भाई? कौन सा काम है? किसको उठाना है? किसका खेल खत्म करना है? नाम बोलो और समझो काम हो गया। वो अक्सर ऐसे ही मजाक में बात शुरू करता था और मैं हर बार हंसकर बात टाल देता था, लेकिन आज मेरे लहजे में हंसी नहीं थी। मैंने सीधा कहा, इस बार काम सच में है। प्रभाकर का एक्सीडेंट करवाना है। मरना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ पैर टूट जाए, महीनों बिस्तर से उठ न सके, बस इतना ही काफी है। बहुत सह लिया, अब इसे सजा देकर ही रहूंगा। कब तक मैं घुट घुट कर जीता रहूं? मैं भी इंसान हूं, मेरे सीने में भी दिल है। फोन के उस पार कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सुनील की आवाज बदली हुई लगी। उसने कहा, क्या हो गया है विक्रम भाई? प्रभाकर तो आपका छोटा भाई है ना? आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने कि आप उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उतर आए हैं? उसके सवाल ने एक पल को मुझे रोक दिया। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर ठंडे लहजे में बोला, काम के बाद पूरे 3 लाख रुपए दूंगा। अब तुम बताओ, काम करोगे या नहीं? बस ध्यान रहे, मरना नहीं चाहिए वो, पर ऐसी हालत कर दो कि जिंदगी भर याद रखे। सुनील फिर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखो काम मैं पैसों के लिए करता हूँ, पर तुम मेरे अपने हो। तुमसे पूरा पैसा भी नहीं लूंगा, लेकिन वजह जानना चाहता हूँ। खून का रिश्ता है, आखिर क्यों ऐसा करना चाहते हो? उसके शब्द मेरे सीने में अटक गए। एक पल को दिल किया कि सब सच सच बता दूं, कह दूं कि ये जलन है, ये सालों की अनदेखी कमी है। लेकिन मैं जानता था अगर उसे लगा कि मैं सिर्फ भाई से जलकर ये कर रहा हूँ तो शायद वो पीछे हट जाए। इसलिए मैंने अपने शब्दों को मोड़ा तोड़ा और कहानी कुछ और बना दी। मैंने कहा, बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है, वो मुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। पापा को मेरे खिलाफ भड़काता है, मेरे हर काम में टांग अड़ाता है। आज उसने ऐसी चाल चली है कि मेरा फ्यूचर खतरे में पड़ गया। अगर अभी उसे सबक नहीं सिखाया तो वो मुझे पूरी तरह से खत्म कर देगा। मैंने अपनी आवाज में ऐसा गुस्सा भरा जैसे सचमुच मेरी जान पर बन आई हो। फोन के उस पार सुनील गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, सोच कर बताता हूँ। जल्दबाजी में कदम उठाना ठीक नहीं है, पर अगर तुमने ठान ही लिया है तो रास्ता निकाल लेंगे। फिर कॉल कट हुई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अब ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। अब इसमें एक साजिश की आहट थी और मैं पहली बार समझ रहा था कि मैं जिस रास्ते पर कदम रख चुका हूँ वहां से वापसी आसान नहीं होगी। कमरे की दीवारें उस रात मुझे सच में जिंदा लग रही थी, जैसे वो मेरी हर सांस, हर धड़कन, हर डर और हर गलती को सुन रही हों और चुपचाप उसे अपने अंदर कैद करती जा रही हों। फोन मेरे हाथ से फर्श पर गिर चुका था, लेकिन उसके गिरने की आवाज भी मुझे ऐसे सुनाई दी जैसे बहुत दूर किसी और दुनिया में कुछ टूटा हो। मेरे कानों में बस एक ही बात हथौड़े की तरह बज रही थी, तूने कहा था मरना नहीं चाहिए, लेकिन ब्रेक फेल हो गए थे। मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे मेरे पैरों में किसी ने शीशा भर दिया हो। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था, उसे कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर देखना चाहता था, ताकि उसे भी एहसास हो कि दर्द क्या होता है, नज़रअंदाजी क्या होती है, तन्हाई क्या होती है, लेकिन मौत नहीं। ये मैंने नहीं सोचा था, ये मेरे इरादे में नहीं था, फिर भी सच मेरे सामने खड़ा हुआ था, नंगा और डरावना। अचानक दरवाजे की घंटी बजी और उस एक आवाज ने मेरे सीने को ऐसे चीर दिया जैसे किसी ने अंदर तक चाकू घुसा दिया हो। मम्मी रसोई से बाहर आई, पापा कमरे से निकले। मैं दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। दरवाजा खुला, बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, 2 आदमी खड़े थे और उन्होंने पूछा, क्या ये प्रभाकर का घर है? मम्मी की आवाज कांप गई। उन्होंने कहा कि जी, क्या हुआ है मेरे बेटे को? उस आदमी ने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, हालत बहुत सीरियस है, अभी अस्पताल में है। मम्मी की चीख पूरे घर में गूंज गई। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया और मैं पहली बार समझ पाया कि नफरत की आग में जलते हुए मैंने सिर्फ अपने भाई को नहीं, अपने पूरे घर को जला दिया। अस्पताल का कॉरिडोर ठंडा था, लेकिन मेरे अंदर लावा उबल रहा था। जब प्रभाकर को आईसीयू में ले जाया जा रहा था, उसकी आंखें एक पल को खुली। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, सवाल था, भरोसा था और शायद आखिरी उम्मीद भी थी कि उसका बड़ा भाई उसके साथ खड़ा होगा।
लेकिन मैं नज़रें झुका गया क्योंकि मैं उसकी नज़र का सामना करने लायक ही नहीं बचा था। फिर डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा कि बहुत खून बह चुका है, हालत नाजुक है, अगले 24 घंटे बहुत अहम है। मम्मी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। पापा दीवार से टिक गए और मैं सोच रहा था कि अगर वो चला गया तो क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊंगा? क्या मैं ज़िंदगी भर अपने ही साए से भागता रहूंगा? उसी वक्त मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। लिखा था कि ब्रेक हमने फेल नहीं किए थे, काम किसी और ने पहले ही कर दिया था, इससे किसे फ़ायदा है? मेरी सांस अटक गई। अगर ये काम सुनील ने नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या कोई और था जो हमारे घर की दरारों को देख रहा था, जो हमारे झगड़ों का इंतज़ार कर रहा था, जो चाहता था कि हम आपस में टूट जाएं और वो बाहर खड़ा मुस्कुराता रहे? मेरे दिमाग में अचानक पापा के बिजनेस पार्टनर का चेहरा उभरा, वही जो पिछले महीनों से प्रोजेक्ट को लेकर बहस कर रहा था, वही जिसे प्रभाकर के रास्ते से हटने में फ़ायदा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी जलन में इतना अंधा हो गया था कि किसी और की साजिश देख ही नहीं पाया। मैंने खुद अपने हाथों से अपने घर की नींव हिला दी और किसी और ने उसी दरार में जहर भर दिया। आईसीयू के बाहर लाल लाइट जल रही थी और उस रोशनी में मुझे पहली बार साफ दिखा कि नफरत इंसान को पहले अंदर से मारती है, फिर बाहर की दुनिया को तबाह करती है। कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर कोई खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो सिर्फ उसी के चेहरे पर आती है जिसका प्लान पूरी तरह कामयाब हुआ हो। उस पल मुझे समझ आया कि मैंने जो खेल शुरू किया था वो अब मेरे बस में नहीं रहा। मैं सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहा था, मैं किसी और की चाल बन चुका था। और अगर प्रभाकर को कुछ हो गया तो शायद अगली बारी मेरी होगी, क्योंकि ऐसे खेल में मोहरे कभी बचे नहीं रहते। और पहली बार मेरे दिल में अपने भाई के लिए नफरत नहीं, डर नहीं, बल्कि एक प्रार्थना उठी कि वो बच जाए, क्योंकि अगर वो नहीं बचा तो मैं जिंदगी भर जिंदा होकर भी मरा हुआ इंसान बन जाऊंगा। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, जैसे मेरे शरीर की सारी नसों में दौड़ता खून अचानक पत्थर बन गया हो, जैसे दिमाग ने शरीर को हुक्म देना बंद कर दिया हो और आत्मा ने अंदर से मुझे छोड़ दिया हो। फिर एक झटके में जैसे होश वापस आया और मैं पागलों की तरह भागा, बिना ये सोचे कि घर में कौन देख रहा है, कौन पुकार रहा है। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, गाड़ी की चाबी हाथ में ली, लेकिन हाथ कांप रहे थे। किसी तरह दरवाज़ा खोला, इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर इतनी ज़ोर से दबाया कि टायरों की चीख सुनसान रात को चीरती चली गई। सड़क खाली थी, लेकिन मेरे मन में तूफान उठा हुआ था। ऐसा शोर, ऐसा हाहाकार कि मुझे अपनी ही सोच सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे अपने शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि मरना नहीं चाहिए, और अब वही शब्द मेरे सीने को नोच रहे थे, जैसे हर शब्द मुझे कटघरे में खड़ा कर रहा हो। कुछ दूरी पर लाल और नीली चमकती लाइटें दिखाई दी। भीड़ जमा थी, लोगों की परछाइयां हिल रही थी और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी पसलियां तोड़कर बाहर गिर जाएगा। मैंने गाड़ी सड़क किनारे फेंकी और भीड़ को धक्का देता हुआ आगे बढ़ा। लोग कुछ बोल रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर मेरे कदम अचानक रुक गए। प्रभाकर की कार सामने थी, उसका अगला हिस्सा पूरी तरह कुचल चुका था। लोहे की चादरें मुड़ी हुई थी, शीशे के टुकड़े सड़क पर ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने सितारे तोड़कर जमीन पर फेंक दिए हो। मेरे कानों में गूंजती एक भयानक सन्नाटा। तभी अस्पताल से फोन आया कि प्रभाकर होश में आया है, मुझसे मिलना चाहता है। मैं भागा हुआ अस्पताल पहुंचा और प्रभाकर जिस वार्ड में था वहां दाखिल हुआ। मेरा गला सूख चुका था। प्रभाकर, मेरी आवाज़ मुझे ही अजनबी लगी, जैसे किसी और ने मेरे मुंह से ये नाम लिया हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो ठंडा था, लेकिन पूरी तरह बेजान नहीं। मतलब अभी सांसें बाकी थी, अभी उम्मीद बाकी थी। तुम आराम करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसकी आंखें आधी खुली थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, और फिर उसकी नज़र मुझ पर आकर ठहर गई। भाई, उस एक शब्द ने मेरे सीने को अंदर से फाड़ दिया। मेरी आंखों से आंसू ऐसे बह निकले जैसे बरसों से रोना जमा हो और अब बांध टूट गया हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, ठीक हो जाएगा। मैं झूठ बोल रहा था और पहली बार मुझे अपने झूठ से इतनी नफरत हुई कि लगा खुद को थप्पड़ मार दूं। उसने बेहद मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। वही मासूम मुस्कान, वही भरोसा, वही अपनापन। आप आए, बस 2 शब्द, लेकिन उसमें इतनी सच्चाई, इतनी उम्मीद थी कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। मैं बस उसकी हर एक सांस गिन रहा था, जैसे हर सांस मेरे हाथ से फिसलती रेत हो। तभी उसकी सांसें उखड़ने लगी और नर्स ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। तो उन्होंने मुझे बाहर जाने का कहा और बाहर आकर मैं दीवार से टिककर खड़ा रह गया। मम्मी का रोना पूरे कॉरिडोर में गूंज रहा था। पापा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था
और मैं बस उस बंद दरवाजे को देख रहा था, जैसे उसके पीछे मेरी पूरी जिंदगी कैद हो। समय ने जैसे चलना छोड़ दिया था, हर सेकंड साल जैसा लग रहा था। करीब 1 घंटे के बाद दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए, हम सब उनकी तरफ भागे। मेरे होठ सूख चुके थे, गला जाम हो चुका था। कैसा है वो? डॉक्टर ने संजीदा नज़र से हमें देखा और कहा, हमने पूरी कोशिश की पर। इतना सुनते ही लगा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लेकिन उन्होंने आगे कहा, जान बच गई है। लेकिन मेरी सांसें वहीं अटक गईं। लेकिन क्या? ब्रेन पर बहुत गहरी चोट है, वो कोमा में है, और अगर होश आया भी तो पहले जैसा नहीं रहेगा। दुनिया फिर से घूमने लगी। वो जिंदा है, लेकिन शायद वही प्रभाकर नहीं रहेगा जो हर बार मुझे मनाने आता था, जो हर बार मेरे लिए खड़ा रहता था। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे मारना नहीं चाहा था, बस हटाना चाहा था, अपनी राह से, अपने दर्द से, अपनी जलन से। लेकिन मैंने उससे उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। डॉक्टर की आवाज़ फिर गूंजी, अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। मैंने ऊपर देखा और पहली बार दिल से प्रार्थना निकली कि है ऊपर वाले, उसे बचा ले, चाहे मेरी ही सांसों की कीमत ले ले, मुझे सज़ा दे दो, लेकिन उसे वापस वही बना दो। क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहा तो मैं ज़िंदगी भर खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और ये बोझ मुझे हर दिन हर पल जिंदा जलाता रहेगा। डॉक्टर के चेहरे की संजीदगी हर बीतते पल के साथ और भारी होती जा रही थी, जैसे उम्मीद मेरे सामने खड़ी हो और धीरे धीरे दम तोड़ रही हो। आईसीयू के अंदर भागदौड़ तेज हो चुकी थी। मशीनों की आवाज़ें पहले से ज़्यादा तीखी लग रही थी। बीप बीप बीप, हर बीप मेरे सीने पर चोट कर रही थी। और फिर अचानक वो लंबी सी सीधी आवाज़ गूंजी, बीप। उस एक आवाज़ ने मेरे दिमाग के अंदर जैसे सब कुछ तोड़ दिया। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उस आवाज़ ने साफ कर दिया था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मम्मी वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी, उनका गला फट गया था। नहीं, नहीं मेरा बच्चा। उनकी चीख कॉरिडोर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। पापा दीवार का सहारा लेकर खड़े रह गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे रोने की ताकत भी छिन गई हो। और मैं बस दरवाजे को देख रहा था, बिल्कुल खाली नज़रों से, जैसे मेरे अंदर कोई एहसास बचा ही नहीं हो। कुछ मिनट के बाद दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आया। इस बार उसने कोई लंबी बात नहीं की, उसने सिर्फ इतना कहा कि हमें अफसोस है, हम उन्हें बचा नहीं पाए। बस इतना। इन शब्दों ने मेरे अंदर जो बचा था उसे भी ख़त्म कर दिया। मम्मी बेहोश हो गईं, नर्सें उन्हें संभालने लगीं। पापा का चेहरा पत्थर जैसा हो गया और मैं धीरे से अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहा। उस पल दिल के अंदर कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ हमेशा के लिए मर गया। कुछ देर के बाद मैंने खुद को आईसीयू के अंदर जाता हुआ पाया। कमरा पहले से भी ज्यादा शांत था, मशीनें बंद थीं, बीप की आवाज़ गायब थी, और प्रभाकर अब सिर्फ एक शरीर था, बिल्कुल खामोश, जैसे उसने कभी मुझे भाई कहकर पुकारा ही ना हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। हर कदम भारी था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद आंसुओं का हक भी मैं खो चुका था। मैं उसके चेहरे के पास झुका और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब सच में सब खत्म हो गया। आवाज में न दर्द था, न पछतावा, सिर्फ एक ठंडापन। लेकिन उसी पल उसके आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंजे, भाई। मेरे सीने के अंदर कुछ जोर से धड़का, जैसे कोई जिंदा हिस्सा आखिरी बार जागा हो। तूने क्या खोया है? एक भाई जिसने आखिरी सांस तक तुझ पर भरोसा किया, एक इंसान जो मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर भी तुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सर झटका। कमजोरी, ये सब कमजोरी है, मैंने खुद से कहा। मैं सीधा खड़ा हुआ, आखिरी बार उसकी तरफ देखा और मुड़ गया। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम पहले से ज्यादा मजबूत लग रहे थे, क्योंकि अब मेरे रास्ते में कोई नहीं था, न कोई रुकावट, न कोई मुकाबला, न कोई प्रभाकर। अब सब कुछ सिर्फ मेरा था, या कम से कम उस पल मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि असली सज़ा अब शुरू होने वाली है, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो अदालत में नहीं, दिल के अंदर सज़ा देते हैं, और वो सज़ा उम्र भर चलती है। और मैं अभी उस उम्र कैद की शुरुआत पर खड़ा था। अंतिम संस्कार के बाद घर सच में घर नहीं रहा था, वो सिर्फ दीवारों का ढांचा बनकर रह गया था। लोग जा चुके थे, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें थम चुकी थी, रोने की आवाज़ें भी कहीं गुम हो गई थी, लेकिन एक अजीब सी भारी खामोशी हर कोने में फैल गई थी। ऐसी खामोशी जो कानों से ज्यादा दिल पर सुनाई देती है। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने टेबल पर जायदाद के वही कागज रखे थे जिनके लिए मैंने अपनी इंसानियत तक गिरवी रख दी थी, जिनके लिए मैंने अपने ही भाई की सांसों से खेला, जिनके लिए मैंने अपने घर की नींव हिला दी। मैंने कांपते हाथों से उन कागजात को उठाया,
कुछ पल उन्हें घूरता रहा, जैसे उनमें कोई जवाब छुपा हो, फिर वापस टेबल पर रख दिया। अजीब बात ये थी कि जिस चीज़ को पाने के लिए मैं आग बन गया था, आज वही मेरे सामने पड़ी थी। लेकिन मेरे अंदर कोई जीत का एहसास नहीं था, न खुशी न सुकून, बस एक खालीपन था। पता नहीं क्यों मेरे कदम अपने आप उठे और मैं उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहां अब सिर्फ यादें बची थी। प्रभाकर का कमरा। दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने उसे धीरे से धक्का दिया। कमरा वैसा ही था, सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ, जैसे वो अभी अंदर आएगा, मुस्कुराएगा और कहेगा, भाई कुछ चाहिए क्या? मेरे कदम भारी हो गए। मैं धीरे धीरे अंदर गया। उसके टेबल पर रखी किताबें, उसकी घड़ी, उसकी कुर्सी, हर चीज़ मुझे घूर रही थी, जैसे मुझसे सवाल कर रही हो कि क्या यही था तुम्हारा प्यार? क्या यही था तुम्हारा भाईचारा? मैंने नजरें फेर ली और उसके बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। तकिया हल्का सा टेढ़ा था। मैंने उसे सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही तकिया उठाया, नीचे कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने धीरे से तकिया हटाया। नीचे कुछ पुराने कागज रखे थे, हल्के मुड़े हुए, जैसे जानबूझकर छुपाकर रखे गए हों। मेरी उंगलियां कांप रही थी, फिर भी मैंने उन्हें उठाया और पढ़ना शुरू किया। पहला कागज जायदाद के ट्रांसफर का था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन अगले ही लाइन ने मेरी सांस रोक दी। सब प्रॉपर्टी का अधिकार विक्रम के नाम। मेरे हाथ वहीं जम गए। मैंने जल्दी जल्दी आगे पढ़ा। हर पन्ने पर, हर दस्तावेज में सिर्फ मेरा नाम था। सब कुछ पहले से ही मेरे नाम किया जा चुका था। मेरी सांसें भारी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? फिर नीचे एक और कागज था, एक चिट्ठी। मैंने उसे कांपते हाथों से खोला। भाई, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो शायद मैं आपके सामने नहीं हूँ। मेरी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा। मुझे पता है आपको हमेशा लगता था कि पापा मुझे आपसे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं हमेशा चाहता था कि सब कुछ आपका हो। हर शब्द मेरे सीने को चीर रहा था। इसलिए मैंने पापा से कहकर सारी जायदाद आपके नाम करवा दी, बिना आपको बताए। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं बस ये चाहता था कि एक दिन आप बिना किसी शिकायत के मुस्कुरा सकें। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा था, शब्द तैर रहे थे। आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी। कागज़ मेरे हाथ से गिर गया। कमरे में वही खामोशी थी, लेकिन मेरे अंदर तूफान उठ चुका था। मैं घुटनों के बल वहीं बैठ गया, दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और पहली बार दिल से चीखा, ये मैंने क्या कर दिया? जिस भाई ने अपने हिस्से की खुशी भी मेरे नाम कर दी, मैं उसी की सांसें छीन बैठा। वो हर पल जब उसने मुझे समझाने की कोशिश की, वो हर बार जब उसने भाई कहा, वो आखिरी मुस्कान जब वो स्ट्रेचर पर लेटा था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने जिंदा हो उठा। मैं फर्श पर बैठा रो रहा था, बिल्कुल टूट कर, जैसे अब कुछ भी बचा नहीं। उस दिन मुझे जायदाद मिल गई थी, सब कुछ मिल गया था, लेकिन जिसके लिए ये सब था वो ही नहीं रहा। अब मेरे पास सिर्फ एक चीज़ बची थी, पछतावा। ऐसा पछतावा जो सांसों के साथ चले, ऐसा पछतावा जो रातों को सोने न दे, ऐसा पछतावा जो हर आईने में मेरा असली चेहरा दिखाए। मैं जीत गया था, लेकिन उस जीत ने मुझे जिंदगी भर का हारा हुआ इंसान बना दिया। जलन और नफरत इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी करना पड़ता है। कभी कभी हम जिस चीज के लिए लड़ते हैं, वही चीज मिलने के बाद भी हमें खुशी नहीं देती। रिश्तों की कीमत जायदाद और दौलत से कहीं ज्यादा होती है। गलतफहमी और गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमेशा फैसले शांत दिमाग से लें और अपने अपनों की सच्चाई समझने की कोशिश करें, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा ही हाथ आता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।